हम एक बार फिर आपके सामने हैं रोजाना की तरह, लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक सूचना है। रविवार 14 नवंबर को शाम 3:30 बजे से मेरठ के चौधरी चरण सिंह पार्क में होगा हमारा अगला लल्लन टॉप अड्डा। आप अड्डे में हिस्सा लेने के लिए मौके पर पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरठ में नहीं हैं और सदैव नहीं पहुंच पा रहे तो घर बैठे भी हिस्सेदारी कर सकते हैं। हमारे मेहमानों से या हमसे अपने सवाल पूछने हो तो पहुंचिए ऊपर, जहां पर हमारा हैंडल है दी लल्लन टॉप। सूचना यहां पर समाप्त होती है। मेरठ और आस पास के लोगों को ये सूचना पहुंचे। अगर आपके कोई परिचित हैं तो आप भी पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर भी इस सूचना को जरूर शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो एक रोज दोपहर पर एक ब्रेकिंग खबर आई जो असल में बहुत बड़ी थी। दुनिया को मेक और ब्रेक करने की क्षमता रखने वाली खबर है। यह खबर थी अमेरिका में हुए आतंकवादी हमले की। इसके बाद हमने नए सिरे से तालिबान के बारे में जानना शुरू किया और इस बरस हमने फिर तालिबान को जाना क्योंकि उसने दोबारा अमेरिका के जाते ही कब्जा कर लिया था। आपके सामने तालिबान के कब्जे को लेकर कई थ्योरीज आई, लेकिन अब एक अहम खुलासा हुआ है। उस वक्त अफगानिस्तान की सरकार के शीर्ष पर रहे एक व्यक्ति ने विस्तार से बताया है कि तालिबान की जीत और अफगानिस्तान की हार की वजह क्या थी और इस वजह में भूत का क्या काम था, घोस्ट का क्या काम था, घोस्ट सोल्जर्स का क्या काम था। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का दुनियावी मसलों से जुड़ा डेली बुलेटिन, जिसका नाम है दुनियादारी। दुनियादारी में आज विस्तार से बात होगी अफगानिस्तान के घोस्ट सोल्जर स्कैम की। अगर साल 2021 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं की कोई लिस्ट बनाई जाए तो उसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की कहानी सबसे ऊपर होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश वॉर ऑन टेरर के लिए इकट्ठा हुई नाटो सेना को दुनिया का सबसे महान सैन्य समूह कहते थे। फिर एक दिन ये महानता अचानक से चूक गई। कबीलों में रहने वाले कुछ हथियारबंद लोग आए और उन्होंने पूरा महल बिखेर दिया। 29 फरवरी 2020 कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि अमेरिका अगले 14 महीनों के भीतर अपने सभी सैनिकों को निकाल लेगा। इसके अलावा अमेरिका ने हवाई हमले बंद करने और अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में दखल न देने की बात भी कही। मई 2021 में 14 महीनों वाली डेडलाइन खत्म हो गई। फिर अमेरिका ने सैन्य वापसी के लिए समय सीमा बढ़ाई। कहा कि हम 9/11 हमले की 20वीं बरसी के दिन अफगानिस्तान से निकलने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। उस समय तक तालिबान अपने गढ़ में बैठकर डेडलाइन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही डेडलाइन खत्म हुई, उसने काबुल पर कब्जे का कैंपेन शुरू कर दिया। तालिबान ने नाटो सेनाओं पर हमले की बजाय अफगान आर्मी और आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया। अमेरिका पहले से ही तालिबान से समझौता करे बैठा था। उसका फोकस अपने सैनिकों को सुरक्षित निकालने पर था। वो तालिबान को रोकने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका का कहना था कि ये तालिबान और अफगान सरकार के बीच की बात है, वे आपस में सुलझें। हमने अरबों खरबों खर्च कर 3.5 लाख सैनिकों की अफगान फौज तैयार करवा दी है। तब एक तरफ थे तालिबान के 40-50 हजार नौसिखिए लड़ाके और दूसरी तरफ ये 3.5 लाख की प्रशिक्षित सेना, जो संख्या में जाहिर सी बात है काफी बड़ी थी। इस अफगान सेना के पास लड़ाई के लिए अत्याधुनिक साजो सामान भी था। उन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं से ट्रेनिंग भी मिली थी। तो कागजों पर यह सेना तालिबान से टक्कर लेने का पूरा दमखम रखती थी, लेकिन बात जब जमीन पर आई तो वहां कुछ भी नहीं था। कुछ अपवादों को छोड़कर तालिबान को कहीं भी चुनौती नहीं मिली। अफगानिस्तान के प्रांत एक एक कर उसकी झोली में गिरते गए। अगस्त महीने की शुरुआत में अमेरिकी एजेंसियों ने एक अनुमान पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे में लगभग 90 दिनों का वक्त लग सकता है। पर असल में क्या हुआ? तालिबान ने रिपोर्ट आने के 2 हफ्ते के अंदर काबुल पर कब्जा कर लिया था। अब सवाल ये उठता है कि आज के दिन इस इतिहास को, जो कुछ महीने पहले बीत चुका है, हम क्यों बांच रहे हैं? इसकी वजह है एक इंटरव्यू। खालिदा पयेंदा अफगानिस्तान के वित्त मंत्री थे अशरफ गनी की सरकार में। पयेंदा को जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय सौंपा गया था और उन्होंने 10 अगस्त 2021 को इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के फौरन बाद वो अफगानिस्तान छोड़कर चले गए और इसके 5 दिनों के भीतर तालिबान ने काबुल पर परचम लहरा दिया। इस परचम के लहराने में राष्ट्रपति अशरफ गनी की फरारी ने और भी आसानी की और खालिद पयेंदा वो अमेरिका चले गए, वहीं रह रहे हैं। छोटी मोटी नौकरी के सहारे अपना गुजारा कर रहे हैं। 10 नवंबर 2021 को उन्होंने बीबीसी से बात की। इस बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। मसलन किस तरह से मिलिट्री कमांडर्स के लालच ने
अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया। घोस्ट सोल्जर्स या फर्जी सैनिकों का दायरा कितना बड़ा था, तालिबान के कैंपेन के बीच अशरफ गनी क्या कर रहे थे, ऐसे कई सवाल हैं जिनके उनके जरिए जवाब मिले। इन जवाबों की तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ संदर्भ। साल 2008 अमेरिका की संसद ने अफगानिस्तान में चल रहे पुनर्निर्माण की समीक्षा के लिए एक पोस्ट क्रिएट की। नाम रखा गया स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में कहा गया SIGAR, सिगार। इसका काम था अफगानिस्तान में खर्च हो रहे अमेरिकी फंडिंग की स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्ट देना। अप्रैल 2016 की एक रिपोर्ट में सिगार ने दर्ज किया कि कागजी रिकॉर्ड और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। जब मिनिस्ट्री के कागजों में दर्ज नामों की गिनती की गई तो कुछ और ही कहानी सामने आई। पता चला कि अफगान पुलिस फोर्स के 20% और बॉर्डर फोर्स के 13% नामों का कोई अता पता ही नहीं है, और ये फर्जीवाड़ा हाल फिलहाल का नहीं है, 2006 से चल रहा था। सिगार ने लिखा था, ना तो अमेरिका और ना ही उसके अफगान सहयोगी अफगान पुलिस और सैनिकों की असली संख्या के बारे में जानते हैं। उन्हें यह तक पता नहीं कि कितने ड्यूटी के लिए उपलब्ध हैं। इस हालत में आपकी कार्रवाई करने की क्षमता का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। सबसे बेहतरीन सेनापति भी अपना काम तब तक ठीक से नहीं कर सकता जब तक कि उसे यह पता ना हो कि उसके पास कितने सैनिक हैं और उनकी कार्य क्षमता क्या है। अगस्त 2021 की एक रिपोर्ट में सिगार ने एक और दावा किया कि अज्ञात सैनिकों को वेतन देने में अमेरिका ने हर साल लगभग 20 अरब रुपए गंवाए हैं। इन अज्ञात सैनिकों को, जो कागज पर थे जमीन पर नहीं थे, घोस्ट सोल्जर्स का नाम दिया गया। ऐसे सैनिक जो असल में नहीं होते, बस इनका नाम मिलिट्री के वेतन वाले दस्तावेज में बना रहता है। इनके हिस्से का वेतन मिलिट्री कमांडर या कोई और ताकतवर शख्स खा रहा होता है। सिगार की रिपोर्ट के बाद घोस्ट सोल्जर्स के खिलाफ अभियान भी चलाया गया था, जिसमें लगभग 42,000 नामों को रिकॉर्ड से निकाला गया था। तब उम्मीद जताई जा रही थी कि हालात इससे बेहतर होंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। समस्या बरकरार रही और अंततः वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी, यानी तालिबान की आसान जीत। इसके पीछे वजह क्या थी? तालिबान के कब्जे के बाद संभवतः पहली बार अशरफ गनी सरकार के किसी बड़े अधिकारी ने इन वजहों को बताया। खालिद पयेंदा सत्ता प्रतिष्ठान में शामिल रहे, वित्त मंत्री रहे, अंतिम दिनों को गनी सरकार के करीब से देखा, सरकारी भ्रष्टाचार के भी गवाह रहे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि घोस्ट सोल्जर्स को लेकर जो रिपोर्ट आ रही थी, हकीकत उससे कहीं ज्यादा बदतर थी। पयेंदा दावा करते हैं कि ड्यूटी पर मौजूद सैनिकों की संख्या को 6 से 7 गुना बढ़ाकर बताया जा रहा था। असलियत में अफगान आर्मी के पास 40 से 50 हजार लोग ही थे। कागजों पर जिस जगह 1000 सैनिक तैनात दिख रहे थे, असल में वहां 30 से 35 लोग होते थे। तो बाकी के सैनिक कहां गए? पयेंदा के मुताबिक कई फील्ड कमांडर्स ऐसे थे जो हमेशा सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। वो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर एक्स्ट्रा पैसों और राशन का गबन करते थे। एक वक्त के बाद अफगान सेना ने मृत सैनिकों का आंकड़ा देना भी बंद कर दिया था। कमांडर्स मरने वाले सैनिकों का बैंक कार्ड सरेंडर नहीं करते थे, उनके नाम पर पैसा आता रहता और वो माला माल होते रहते। इस चोरी में मिलिट्री लीडर्स से लेकर गवर्नर और मंत्री तक सब शामिल थे। उनके मुताबिक कुछ मिलिट्री कमांडर इतने भ्रष्ट थे कि दोनों तरफ से पैसा खाते थे, सरकार से भी और तालिबान से भी। और जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ने का ऐलान किया था, तब से उन्हें लगने लगा था कि ये सरकार 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, और तब उन्हें तालिबान ने भरोसा दिलाया था कि सरकार गिरने के बाद भी उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। और इस लालच में उन्होंने तालिबान को चुनौती देना बंद कर दिया। और जो सैनिक असल में ड्यूटी पर आते थे, उन्हें वक्त पर सैलरी नहीं मिलती थी। द गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट में अफगान सेना के पोस्ट की सच्चाई बताई गई थी। सैनिकों को कभी ढंग का खाना नहीं मिलता। एक सैनिक ने आटे के लिए अपना मशीन गन तालिबान को बेच दिया था। जब पयेंदा को वित्त मंत्री बनाया गया, राजस्व बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई, तो उन्हें पता चला कि बॉर्डर कस्टम से आने वाला अधिकांश पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं हो रहा। पयेंदा ने इसके लिए जोर डाला तो कस्टम अधिकारी उनके पास एक ऑफर लेकर पहुंचे। कहा कि काहे लोड लेते हैं, सरकार नहीं चलने वाली, ऐसा करते हैं हम और आप 50-50 कर लेते हैं। इसके अलावा पयेंदा ने यह भी बताया कि यह सत्य है कि देशभक्त लोगों की कमी नहीं थी। ऐसे लोग भी थे जो अपना सब कुछ गंवाकर आज़ाद और उदार अफगानिस्तान के सपने को साकार करना चाहते थे, लेकिन फिर उनका मन भी उचट गया। उन्हें यह लगने लगा कि वे कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार की नदी ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, सब यूं ही चलता रहेगा। जब तालिबान आगे बढ़ रहा था, उस वक्त राष्ट्रपति अशरफ गनी क्या कर रहे थे, यह सवाल भी आया। और पयेंदा बोले, उस समय अशरफ गनी ऐसी चीज़ों में व्यस्त थे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। जैसे गनी वेतन के मसले पर उलझे हुए थे, वो वेंडर्स के पैसों को लेकर झगड़ रहे थे।
एक वक्त के बाद गनी ने अपने करीबी लोगों पर भरोसा बंद कर दिया। वो बौरा गए थे। वो छोटी छोटी बातों पर अफसरों को बर्खास्त करने लगे थे। असली समस्या पर ध्यान देना तो भूल ही गए थे। जब पाइंदा से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी बात का अफसोस है, तो उनका जवाब था कि हमने अफगानिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने का मौका खो दिया। ये मुद्दा नहीं है कि भ्रष्ट था या नहीं, लेकिन मैं उसी भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा था जिसने अपने लोगों को मंझधार में छोड़ दिया, और ये चीज़ मुझे हमेशा सालती रहेगी। ये था आज की दुनियादारी में बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी दक्षिण अफ्रीका से है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क की मृत्यु हो गई है। वो 85 साल के थे। क्लार्क दक्षिण अफ्रीका को लीड करने वाले आखिरी व्हाइट नेता थे। उन्हीं के कार्यकाल में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किया गया। बाद में उन्हें मंडेला के साथ नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। डी क्लार्क ने अपने करियर की शुरुआत वकील के तौर पर की थी। फरवरी 1989 में वो राष्ट्रपति बने थे। नोबेल पीस प्राइज और नस्ल भेद युग की समाप्ति के बावजूद उन्हें एक विवादित व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है। एक पक्ष आरोप लगाता है कि डी क्लार्क ने अपने शासन के दौरान नस्लभेदी हिंसा को नहीं रोका, जबकि कट्टर व्हाइट लोग कहते हैं कि डी क्लार्क ने गद्दारी की। दक्षिण अफ्रीका के नस्लभेदी इतिहास पर हम कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। फिलहाल चलते हैं दूसरी सुर्खी की तरफ। आज की दूसरी सुर्खी चीन से है। चीन से दरअसल दो खबरें हैं। पहली खबर बर्फीले तूफान से जुड़ी है। पूर्वोत्तर चीन के शेनयांग में 50 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। चीनी मीडिया के मुताबिक ये पिछले 116 साल में सबसे भयानक बर्फबारी है। इनर मंगोलिया में इसकी वजह से मृत्यु भी हुई। कई शहरों में ट्रेन और बस सेवाओं को बंद करना पड़ा। 27 रेड अलर्ट। वैज्ञानिकों का कहना है घटना अप्रत्याशित है, क्लाइमेट चेंज इसकी बड़ी वजह है। दूसरी खबर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी जिनपिंग द्वारा पेश किए गए ऐतिहासिक संकल्प पत्र को पास कर चुकी है। औपचारिकता ही थी वैसे ये। सीसीपी के इतिहास का ये तीसरा संकल्प पत्र था। इससे पहले माओ और डेंग जियाओपिंग ऐसा कर पाए थे। जिनपिंग के संकल्प पत्र में क्या है और ये कैसे उन्हें चीन में माओ से भी ज्यादा ताकतवर शख्सियत बना सकता है, इसको लेकर हमने दुनियादारी के एपिसोड में विस्तार से आपसे बात की थी। आपको उस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।